सुप्रभात बच्चों। विद्यालय और गण शिक्षा विभाग की ओर से चलाए गए यूट्यूब कक्षा में मैं भक्तराम मेहर, हिंदी अध्यापक, पंचायत समिति उच्च विद्यालय उलुंडा, जिला सुवर्णपुर की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा पाठ है एक गद्य पाठ। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब पर अवश्य पद्य और व्याकरण पढ़े होंगे। मैं एक गद्य पाठ पढ़ाऊँगा। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाना चाहता हूँ, एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सोचिए। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है एक गुरु और उनसे घिरे हुए कुछ शिष्य। तो गुरु एक चीनी दार्शनिक है और उनके शिष्य उनके साथ खड़े हुए हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। शिष्य उन्हें प्रश्न पूछ रहे हैं और गुरु उनका समाधान कर रहे हैं। इसी दौरान, इसी बीच एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुजी बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक टिकने वाली चीज़ है क्या? वो कौन सी चीज़ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक टिकती है, ज़्यादा समय के लिए रहती है? तो गुरुजी ने कहा, अच्छा प्रश्न है बेटा, अच्छा मेरे पास आओ। तो अब उस शिष्य को पास बुलाया और कहा कि देखो तो मेरे मुंह में दांत हैं कि नहीं। तो शिष्य ने झांक कर देखा कि क्योंकि वो दार्शनिक, बहुत मज़ेदार बात है कि दार्शनिक जो थे बहुत वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनके मुंह में एक भी दांत नहीं था। तो शिष्य ने कहा, एक भी नहीं गुरुजी। अब दूसरा प्रश्न किया कि देखो तो अब मेरे मुंह में जुबान है कि नहीं। अब शिष्य ने देखा, जहां कर तो जुबान है गुरुजी, जुबान तो है। अब देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। अब देखो कि साधारणतः जब समान प्रकार के प्राणी इस दुनिया में पैदा होते हैं, जो पहले पैदा होता है वो पहले दुनिया से चला जाता है। अर्थात जो पहले पैदा होता है उसकी मृत्यु पहले होती है। ये साधारण दुनिया का नियम है, ये साधारणतः नियम है। जो पहले पैदा होता है वो उसकी मृत्यु पहले होती है। परंतु अब देखो यहां पर थोड़ा अलग है। यहां पर क्या अलग है? जो बाद में पैदा होता है बाद में मृत्यु होनी चाहिए। अब यहां पर अलग क्या है? देखो दांत जो है मनुष्य में बाद में आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में जुबान होती है, लेकिन दांत बाद में आते हैं। अब जुबान जब पहले आती है तो उसे पहले जाना चाहिए, लेकिन दांत जो है वो बाद में आते हैं लेकिन पहले झड़ जाते हैं। जैसे मेरे सारे झड़ गए, लेकिन जुबान है। तो यहाँ कहने का उद्देश्य यही है कि गुरुजी ने समझाया कि जो हार्ड होता है, जो कठोर होता है, जो सख्त होता है, तो दुनिया में ज़्यादा समय तक टिकती नहीं। और जो लचीला होता है, जो सॉफ्ट होता है, जो कोमल होता है, जो मधुर होता है, वो ज़्यादा समय तक टिकती है। कहने का उद्देश्य यही है कि इसी जुबान से निकलने वाली जो मधुर भाषा है, मीठा भाषा है, वह ज़्यादा समय तक टिकती है। अगर इसी जुबान से कठोर शब्द निकले तो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। आज का विषय भी वही है कि इसी जुबान से निकलने वाली जो भाषा, मधुर भाषण, उसी के संबंध में आज हम गद्य पाठ पढ़ेंगे। पहला जो तुम्हारे पुस्तक का जो गद्य पाठ है मधुर भाषण, उसे हम आज पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे सामने पढ़ा रहा। इसे लिखा है बाबू गुलाब राय जी ने। गुलाब राय जी का जन्म सन 1888 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। उनकी विशेषता ये थी कि वो हिंदी साहित्य के आलोचक और निबंधकार थे। उन्होंने पहले पढ़ाई खत्म करने के बाद आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में पहले अध्यापना की, फिर आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। उनकी कई रचनाएं हैं और प्रायतः रचना दर्शन शास्त्र के ऊपर आधारित है, क्योंकि उनके पिताजी से ही यह दर्शन शास्त्र का ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था। तो उन्होंने दर्शन शास्त्र के ऊपर ही कई सारे निबंध लिखे हैं, पाठ भी लिखे हैं। जैसे कि उनकी रचनाएं मन की बातें, दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म, कर्तव्य शास्त्र, नवरस, प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो प्रस्तुत रचना जो है मधुर भाषण, यह भी दर्शन शास्त्र के ऊपर आधारित ही एक पाठ है। यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मनुष्य में किस प्रकार अच्छे व्यवहार और किस प्रकार मधुर भाषा का उपयोग करें, उस पर जागरूकता पैदा करने की उन्होंने वो सफल प्रयास किया है। तो यह पाठ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे।
तो पहले हम इस पाठ को मैं पढ़ता हूँ, गद्य पाठ है, पहले पढ़ेंगे पहला अनुच्छेद और इसके कठिन शब्द मैं बताऊंगा। अगर तुम लोग अपना किताब निकाल लो और किताब को मैं जिस प्रकार पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से देखो और कठिन शब्द जो है उसको ध्यान देना। कुछ शब्दों का मैं समाधान करूंगा, अगर कुछ और शब्द बचे होंगे तो अपने गुरुजियों से समाधान कर लेना। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। ये पहला अनुच्छेद है। इसमें जो कठिन शब्द हैं कुछ मैं बता रहा हूं, आप देख भी सकते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। भौतिक बल, भौतिक बल यानी कि शारीरिक ताकत, सारी शरीर में जो बल होता है, शरीर में जो बल होता है उसे कहा जाता है भौतिक बल या शारीरिक बल। आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए। दूसरा शब्द है पंच महाभूत। ये पंच महाभूत जो है वो क्या क्या है? पंच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, पवन, अग्नि, ये पंच महाभूत हैं जो मनुष्य मरने के उपरांत वो इसी पंच महाभूत में लीन हो जाता है। पृथ्वी, लिख रहे हो ना? हाँ लिखो। पृथ्वी, जल, आकाश, पवन, अग्नि। और एक शब्द है न्यून। न्यून यानी कि कम, कम या फिर छोटा या थोड़ा भी कह सकते हैं। तो ये सारे शब्द हैं, और अगर कोई शब्द होगा तो आप लोग उसका अपने गुरुजियों से समाधान कर सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा समझा देता हूं। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। यहाँ पर लेखक के कहने का उद्देश्य यही है कि भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है, क्योंकि ये जानवरों को नहीं मिला है, ये ईश्वर प्रदत्त है। मनुष्य को ही केवल भाषा मिला है अधिकार। इसीलिए लेखक ने कहा है कि भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य उन्नति कर सका है। आप देखेंगे, अगर बात नहीं कर सकते, इतिहास में जैसे पहले उन्नति इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसके मुंह में जुबान नहीं थी। जुबान थी मतलब बात नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था। अब बोलना उसे पता नहीं था। अक्षर ज्ञान धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर बोलना शुरू हुआ। जब बोलना शुरू किया तब देश विदेशों में, दुनिया में चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि हो गई और एक दूसरे से सब के सब देशों में हमारी मित्रता भी हो रही है इसी भाषा के कारण। और इसी के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर लेकिन हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए। अब जानवर जैसे जंगल में थे, आज भी वैसे ही जंगल में हैं और वैसे ही रह रहे हैं जैसे पहले थे, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अब देखो कि जानवर अधिक ताकतवर है, हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं भौतिक बल में। अब चाहे सिंह को ले लो, शेर को ले लो, भालू को ले लो, हाथी को ले लो, सब हमसे कहीं भौतिक बल में यानी कि शारीरिक बल में हमसे ज्यादा मजबूत हैं। हम उनसे डरते हैं शारीरिक बल में, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि और भाषा के कारण ही वो उनसे और सबल हो गया है। वो भौतिक बल में चाहे सबल क्यों ना हो, लेकिन हम मानसिक बल में कहीं ज्यादा उन्नत हैं, कहीं ज्यादा बलशाली उनसे हैं। हमने उन्हें अपने वश में कर लिया है। जानवरों को भी हमने अपने वश में अपने बुद्धि के कारण कर लिया है, और यही बुद्धि और भाषा के कारण हो सका है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। अब ये पंच महाभूत जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी, जल, आकाश, पवन और अग्नि, इनको कैसे अपने वश में कर लिया है, मैं इसे समझा रहा हूं। पृथ्वी जो कि आप धरती माता जिसे कहते हैं हम लोग, इसमें जितने भी गड़े हुए खजाने हैं, जितने भी संपत्ति है, सब मनुष्य को पता चल सका है। विज्ञान के सहारे उसने इस धरती से सब प्राप्त कर लिया है। एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में भी उसे कोई असुविधा आज नहीं हो पा रही है। तो धरती को भी उसने अपने नियंत्रण में कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। उसी प्रकार जल को बांध बनाकर विद्युत उत्पन्न करना ले लीजिए, या फिर सींचना, जमीनों में सींचना ले लीजिए, वो भी मनुष्य ने उसने किया है, उसे भी अपने वश में कर लिया है, जल को भी। उसी प्रकार आकाश के मार्ग के में जो भी हवाई जहाज हो या रॉकेट हो, उसे भी महाकाश में भी जाकर उसने कई सारे खोज किए हैं, चाहे वो चांद पर हो या मंगल ग्रह पर हो, कई सारे खोज किए हैं। उसने आकाश को भी अपने वश में कर लिया है। उसी प्रकार पवन में कई सारे गैस मिले हुए हैं।
सब गैस को अलग अलग कर सका है। तो ये सारे बुद्धि और ज्ञान के कारण हो सका है। और इस पवन को भी उसने विंड फैन के जरिए, अगर देखेंगे जैसे कि तमिलनाडु केरल में अगर जाएंगे तो समुद्र किनारे बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं, और ये क्या है, इसी हवा की गति से उससे भी बिजली उत्पन्न हो रही है। मतलब पवन को भी उसने अपने वश में कर लिया है। और आखिरी अग्नि, अग्नि के बारे में जानते हो, अग्नि बहुत बड़ी चीज है, यानी कि छोटी से चिंगारी अगर लग जाए तो दुनिया को जला सकती है, लेकिन इसे भी एक छोटे से माचिस के डब्बे में भी, पैकेट में भी उसे बंद कर लिया है मनुष्य ने अपने बुद्धि और ज्ञान के सहारे। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। यह हमें पता है कि अगर जैसे एक पुरानी पीढ़ी से आज तक इतिहास को हम देखेंगे तो इतिहास में जो पुराने लोग थे वो आज भी, यानी कि उनकी कहानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित हो रही है। इसी मुंह से जो बोली हुई जुबान से कहानी हो, नाना नानी से हुई सुनी हुई कहानी हो, हम सुन रहे हैं और हम आगे अपने पीढ़ी को भी, अगले पीढ़ी को हम स्थानांतरित करेंगे। यही ज्ञान और अनुभव की रक्षा इसी भाषा के कारण हो रही है। दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। दूसरा अनुच्छेद देख लीजिए, अब मैं पढ़ रहा हूं। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को देखेंगे। दुरुपयोग, लिखना चाहो तो लिख लो। दुरुपयोग गलत उपयोग या गलत प्रयोग। गलत प्रयोग दुरुपयोग होता है। अगर हम किसी चीज को या कहीं गलत उपयोग करते हैं तो उसको दुरुपयोग कहा जाता है। सही उपयोग ना करना। रूठना, नाराज होना। कभी कभी जब कुछ चीज ना मिलने के कारण बच्चे रूठ जाते हैं, अपने माता पिता अगर मांग करते हैं और माता पिता मना कर देते हैं तो बच्चे रूठ जाते हैं, वैसे रूठना, नाराज होना। वैमनस्य, वैमनस्य विरोधी भाव या नाराजगी। वैमनस्य विरोधी भाव या नाराजगी इसे कहते हैं। द्रवित, पिघल जाना। जैसे नमक या शक्कर अगर हम पानी में डालेंगे तो पिघल जाएगा, घुल मिल जाएगा, उसे कहा जाता है द्रवित होना। माधुर्य, माधुर्य यानी कि मधुरता, मिठास, उसे कहा गया है माधुर्य। मनो अनुकूल, मन के अनुकूल, हमारे मन के अनुकूल जो चीजें होती है उसे मन अनुकूल कहा गया है। तो उसका अर्थ है मन के अनुकूल या मन को अच्छा लगने वाला। कुंजी, कुंजी यानी कि चाबी, ताला का जैसे चाबी होता है उसी को ही कुंजी कहा जाता है। अगला शब्द तत्वाकर्षण, जो न्यूटन के तत्वाकर्षण यानी कि माध्याकर्षण या फिर गुरुत्वाकर्षण भी उसे कहते हैं। माध्याकर्षण शक्ति जो होती है न्यूटन ने आविष्कार किया था, आप लोगों को पता होगा, विज्ञान में अवश्य पढ़ा होगा। तो तत्वाकर्षण यानी कि माध्याकर्षण। चित्त, चित्त यानी कि मन, हमारा जो मन होता है, जो हृदय, उसे चित्त कहा जाता है। और उत्पन्न, उत्पन्न जो है पैदा, जो उत्पन्न करते हैं, जैसे किसान अपने जमीन में बहुत सारी चीजें उत्पन्न करते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार उत्पन्न यानी कि पैदा। तो इस अनुच्छेद को समझते हैं। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। बिल्कुल, अगर भाषा ना होती तो शायद मनुष्य आज भी जंगल में घूम रहा होता, जानवरों की तरह। भाषा के कारण ही उसने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। एक मनुष्य अपने दूसरे मनुष्य से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान हुआ, और जब समानता आई तो उन्होंने एक जगह पर बसकर एक समाज की गठन की, तो समाज में रहना शुरू किया। ये केवल भाषा के द्वारा ही हो सका है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न कर सकता है। भाषा के दुरुपयोग से ही छिन्न भिन्न। अगर भाषा का अच्छा प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा, गलत प्रयोग करेंगे तो गलत होगा। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। इसको समझाने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत मजेदार घटना है। एक गुलाम था जिसका नाम था लुकमा। लुकमा नाम का एक गुलाम था।
उसने अपने चतुरता और बुद्धि के कारण बहुत सारे लोगों में प्रसिद्ध हो गया था, बहुत ही मशहूर हो गया था। तो एक दिन ये प्रसिद्धि, ये मशहूर जो किसके पास पहुंची? उसके मालिक के पास, उसके आका के पास पहुंची। तो आका ने बुलाया लुकमान। तो लुकमान ने कहा क्या हुक्म मेरे आका? तो मालिक ने कहा तुम तो बहुत चतुर हो, ऐसा मुझे सुनने में आया है, तो बहुत मशहूर हो गए तुम्हारे बुद्धि के कारण, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, यानी कि परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो लुकमान ने कहा कि जो हुक्म मेरे आका। तो मालिक ने कहा कि जाओ एक बकरे को काटो और उसका सबसे अच्छा हिस्सा जो है वो मेरे पास लेके आओ। लुकमान ने वैसा ही किया, गया बकरे को काटा और उसका अच्छा हिस्सा वो लेके आया। तो मालिक ने कहा ठीक है, इसे रख दो, इसे वापस लेके जाओ और जो बुरा हिस्सा है उसे लेके आओ मेरे पास। तो वैसा ही किया, लुकमान गया, फिर बुरा हिस्सा जो है वो लेके आया। अब मालिक देखकर बिल्कुल आश्चर्य हो गया, कहा कि क्या वही चीज तुम दोनों लाए हो? एक अच्छा चीज भी वही है और बुरा भी है, ऐसा क्यों? समझाओ मुझे। तो लुकमान ने समझाया कि वो चीज क्या थी? जुबान। ये जुबान जो हमारे मुंह में होती है, जिससे बोलते हैं, अगर ये जुबान ना होती तो बोल नहीं पाते। तो इस जुबान ने ही कहा, जो उसने समझाया कि जुबान जो होती है अच्छी चीज होती है और वही बुरी चीज होती है। अगर इसका ठीक उपयोग करेंगे तो खुशियां फैलेंगी और इसका दुरुपयोग करेंगे तो चारों तरफ बुराई फैलेगी। जिस प्रकार यहाँ पर भी लेखक ने बताया है कि एक मधुर शब्द जो है वो दो रूठों को भी मिला सकता है और एक कटु शब्द, इसी जुबान से निकली हुई एक कटु शब्द दो मित्रों के मन में भी नाराजगी, वैमनस्य पैदा कर सकता है। यही है। तो अब प्रश्न ये होता है कि ये मधुर जो है क्या? प्रश्न ये होता है कि मधुर या मिष्ट किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मन के अनुकूल होती है। अब मीठा ऐसा नहीं है कि ये तो मिठाई है, जो खा लेंगे मीठा मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये भाषा का माधुर्य क्या है? ये है जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है, जो हमारे मन को पिघला देने वाला होता है। हम साधारणतया बहुत सारे प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ शब्द हैं जो सुनकर, जिस भाषा को सुनकर हमारा चित्त द्रवित हो जाता है, मन को शांति मिलती है और मन के अनुकूल होती है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है, बिल्कुल भाषा का गुण ही है माधुर्य। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे लेखक ने यहाँ पर माधुर्य कहा है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है, बिल्कुल एक चाबी है। अगर हम बस में जा रहे हैं या ट्रेन में सफर कर रहे हैं और सामने वाले जो सहयात्री हैं, हमारे सहयात्री जो हैं, वो सहयात्री, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। अब अगर हम अच्छी बातें उनके साथ करते हैं, मधुर बातें करते हैं, तो बहुत ही जल्द मित्र बन जाते हैं। तो ये उनके हृदय द्वार खोला। हमने अपने अच्छे बातों से, अपने अच्छे वचनों के से उनके हृदय द्वार को खोला। तो इसीलिए कहा है यहाँ लेखक ने, ये जो अच्छे वचन होते हैं, मधुर वचन होते हैं, ये दूसरे के हृदय द्वार खोलने की कुंजी है, चाबी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण से भी ज्यादा आकर्षण रखता है और चुंबक के आकर्षण से भी ज्यादा रखता है। अब मैं इसके बारे में भी उदाहरण दूंगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एक बार क्या हुआ, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि म्यांमार, उस समय भारत का अंश था, उस समय उसका नाम था बर्मा, उसकी राजधानी थी रंगून। तो रंगून में वो खड़े होकर उन्होंने आह्वान दिया कि देखो ये आजादी का फरमान है और इस आजादी पर जो भारत की आजादी चाहते हैं, इस फरमान पर हस्ताक्षर करो। अब हस्ताक्षर ऐसे साधारण स्याही से नहीं, बल्कि अपने खून से हस्ताक्षर होगा। अपने उंगली काट कर हस्ताक्षर करना पड़ेगा खून से। इसीलिए तो नेताजी ने कहा था, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सच में अब यकीन करिए, इतिहास को देखिए, बहुत सारे हजारों लाखों संख्या में लोग उमड़ पड़े, आए और अपनी उंगली चीर कर उन्होंने खून को स्याही बनाकर हस्ताक्षर किया। कितना आकर्षण था नेताजी के बातों में, कितने उनके वचनों में, उनकी भाषा में। यही वो आकर्षण है जो न्यूटन के तत्वाकर्षण से भी ज्यादा आकर्षण रखता है। इसीलिए कहा गया है कि न्यूटन के तत्वाकर्षण से भी ज्यादा आकर्षण भाषा में है। यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो अनुच्छेद है, इसमें इसीलिए भाषाकर्षण इसीलिए ज्यादा है, इसीलिए कहा है, तभी तो तुलसीदास ने यहां पर कहा है
कोयल का को देत है, कागा का सोले, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनू करी लेत रे तुलसी, जग अपनू करी लेत। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादंबरी कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे, दूसरे ने कहा नीरस तरुवर विलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। इसके कुछ कठिन शब्द हैं, हम कठिन शब्दों को पहले देख लेते हैं। शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे, इसका अर्थ है आगे सूखी लकड़ी है। शुष्कं काष्ठं ये संस्कृत में है और इसका अर्थ है आगे सूखी लकड़ी है। लिख सकते हो, लिखा। अगला शब्द है नीरस तरुवर विलसति पुरतः, इसका अर्थ है आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। आगे नीरस वृक्ष है, शोभा पा रहा है, इसका अर्थ यही है। अगला शब्द है सौंपा या सौंपना। सौंपने का अर्थ है अर्पण करना या दायित्व देना। इस पंक्ति को समझते हैं। तो तुलसीदास ने यहाँ पर एक दोहे के माध्यम से कहा है। वैसे तो उनके कई सारे दोहे हैं इस मधुर भाषण के बारे में, ऐसे तुम लोग पढ़ चुके हो, इसी हमारे किताब में ही है। रोशना रसना खोलिए, परू खोलिए तरवारी, यहाँ पर भी उन्होंने वचनों के बारे में ही कहा है। कि यहाँ पर और एक दोहा है जिसके माध्यम से उन्होंने कहना चाहा है कि कोयल का को देते है, यानी कोयल किसी को कुछ नहीं देता है, और ना ही कागा कासो लेते, यानी कि कागा मतलब कौवा, कौवा भी किसी से कुछ नहीं लेता है। ना ही कोयल किसी को कुछ देता है, ना ही कौवा किसी से कुछ लेता है। परंतु तुलसीदास कहते हैं जो मीठे वचन कहता है, कौवा अपने कर्कश स्वर के कारण तिरस्कार किया जाता है। हमेशा हम जब कौवे के देखते हैं तो भगाने की कोशिश करते हैं, भगा देते हैं, क्योंकि उसके कर्कश स्वर हमारे कर्ण में कटु होता है, कटुक होता है, कष्ट होता है। लेकिन कोयल जब अपनी मीठी कुहू तान से जब सुनाती है, गीत सुनाती है, तो हम उसे सुनना चाहते हैं। और इसी कारण कौवा तिरस्कार किया जाता है और कोयल जग को अपना कर लेता है अपने मीठे वचनों के कारण। आगे बढ़ते हैं। एक ही बात को कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। अब एक ही बात को कर्णकटु भी कह सकते हैं और मधुर भी बना सकते हैं। अगर अच्छे शब्द बोले तो कर्णकटु नहीं होकर मधुर होंगे, और अगर बुरे शब्द होंगे तो कर्णकटु अवश्य होंगे। तो इसी बात को यहाँ पर उदाहरण समझाते हुए उदाहरण दिया है हमारे लेखक ने। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उनकी अधूरी कादंबरी कौन पूरा करेगा। और बाणभट्ट की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, स्वास्थ्य अवस्था धीरे धीरे यानी कि बिगड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मेरी जो अधूरी कादंबरी है, वो तो बहुत बड़े उपन्यासकार थे, काव्य भी उन्होंने लिखा है, तो उनका प्रश्न ये हुआ उनके सामने कि ये अधूरी कादंबरी पूरा करेगा कौन। तो उनके दोनों बेटे थे, 2 बेटे, तो उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और पहले बड़े बेटे से पूछा कि जो सामने हमारे घर के सामने एक सूखा वृक्ष है, उसको तुम अपने शब्दों में कैसे व्यक्त करोगे। तो बड़े लड़के ने कहा शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे, मतलब सूखा वृक्ष खड़ा है, सूखा पेड़ खड़ा है, बस। और दूसरे बेटे ने, लेकिन जो छोटा बेटा था, उसने साहित्यिक भाषा में उन्होंने कहा नीरस तरुवर विलसति पुरतः, अर्थात एक नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है, सामने एक नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। साहित्य शब्दों में उन्होंने उसको बताने की कोशिश की। इसीलिए बाणभट्ट में कहने की बात तो एक ही थी, अब बात एक ही थी कि सूखा वृक्ष खड़ा है, लेकिन कहने में अंतर था। एक ने साधारण भाषा में कहा, दूसरे ने साहित्यिक भाषा में उसे व्यक्त किया, जिसके कारण बाणभट्ट ने अपने छोटे बेटे को ही यह पूरा करने, कादंबरी पूरा करने का भार सौंपा, यानी कि अर्पण किया कि बेटा तुम ही इस अधूरी कादंबरी को सही तरह से पूरा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद, यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में
व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, मैंने 2 ढूंढ निकाला है, आप लोगों को अगर कुछ और भी हो तो अपने गुरुजियों से समाधान कर लेना। संयोजन यानी कि मेल जोड़ने का काम जो करता है उसको संयोजन कहा जाता है। गलतफहमी, भ्रम धारणा, गलतफहमी कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, देख कर भी सुन कर भी, तो उसे भ्रम धारणा कहा गया है। गलतफहमी यानी कि उसका अर्थ है भ्रम धारणा। इसे समझा रहा हूं मैं। यह तो रही साहित्य शब्द जो कि बाणाभट्ट के उनके दोनों बेटों ने जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को व्यक्त किया, छोटे बेटे ने जैसे नीरस तरवर विलसती पुरता, ये साहित्य शब्द संयोजन की बात है। साहित्यिक शब्दों में उन्होंने संयोजन किया, तो साहित्यिक शब्द संयोजन की बात है ये। लेकिन साधारण बोलचाल में भी कभी कभी बड़ा अंतर हो जाता है। साधारण बोलचाल जैसे कि हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कोई घर पर हमारे कोई मेहमान आता है, आपके घर पर भी मेहमान आते हों और हमारे घर पर भी आते हैं, और मेहमान आना बहुत ही अच्छा लगता है। खास करके अगर मामा घर से कोई आए हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई मेहमान आता है तो हमें किस प्रकार स्वागत करना चाहिए? दरवाज़ा खोला और हम क्या कहते हैं? आइए। किससे मिलना था? नहीं, आपको पिताजी से मिलना था, आइए आसन ग्रहण करिए। ये किस प्रकार है? ये किस प्रकार का व्यवहार है? ये जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं, ये मधुर भाषण है, इसे ही कहा गया। ऐसा नहीं कि केवल साहित्यिक शब्दों का ही प्रयोग करना ही मधुर भाषण है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर कर्णकटु शब्द में कहेंगे, आजा बैठ, किससे मिलना था, किससे तुम्हारा काम है, क्यों काम है, क्यों है, अगर हम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कर्णकटु होगा और वो मधुर होगा ही नहीं। और यही है साधारण बोलचाल में भी अंतर हो जाना। साधारण बोलचाल में भी अच्छे शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे जो मधुर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कर्णकटु शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन लेखक ने हर बार कहा है कि कर्णकटु ना करके अच्छे शब्दों का प्रयोग हो। तो यहां पर और भी बताने की कोशिश की है कि भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जैसे कि बाणाभट्ट के दोनों बेटों में छोटा बेटा जो था, उसने क्या किया? शब्दों को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त किया, शब्दों का संयोजन बहुत ही अच्छा था। तो लेखक का भी कहना यही है कि प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य कहा गया है। लेकिन जो मनुष्य दो रूठे हुए को अगर मिला देता है, दो रूठे हुए हैं, नाराज हैं, उनको अगर अपने मधुर भाषा के कारण, अपने मधुर भाषा का प्रयोग करके अगर दो रूठे हुए मित्र को अगर मना लेता है, उससे बड़ा सच्चा साहित्यिक है ही नहीं दुनिया। ऐसा लेखक का मानना है, और है भी। अगर हम दो रूठे हुए मित्र को अगर अपने शब्दों के कारण, अपने भाषा से, अपने वचनों से दोनों को मिला देते हैं, उससे बड़ा साहित्यिक हम भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आज इन 2-3 अनुच्छेद जो हमने पढ़े हैं, बस आज हम पढ़ेंगे। अगले कक्षा में हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने भाग पढ़े, उससे कुछ प्रश्न जो एक या दो शब्दों में होगा, ये प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसका उत्तर भी आप लोग जान सकते हो। और इसी पंक्तियों में ही दूसरा जो प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए, पहला प्रश्न ये है, मनुष्य का किस पर विशेष अधिकार है? हमने मनुष्य का किस पर विशेष अधिकार है? अब देखो वहां ही मिलेगा, मनुष्य का भाषा पर विशेष अधिकार है। हमने पहले अनुच्छेद में ही पढ़ा था कि मनुष्य का भाषा पर विशेष अधिकार है। दूसरा प्रश्न, भाषा के कारण मनुष्य क्या कर सका है? देखो पहले अनुच्छेद में ये है, दूसरे वाक्य में भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। मनुष्य जानवरों की अपेक्षा किसमें न्यून है? मैंने समझाया था, मनुष्य जानवरों की अपेक्षा किसमें न्यून है? भौतिक बल में न्यून है। मनुष्य कैसे सबल हो गया है? मनुष्य कैसे सबल हो गया है? बुद्धि और भाषा के सहारे सबल हो गया है। मनुष्य ने किसे अपने वश में कर लिया है? याद करो, पंच महाभूतों को। बिल्कुल सही, पंच महाभूतों को उसने अपने वश में कर लिया है। अगला प्रश्न, भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है? भाषा द्वारा ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा का कैसा प्रयोग मनुष्य को छिन्न भिन्न करता है?
भाषा का दुरुपयोग, गलत प्रयोग। अगर गलत प्रयोग करेंगे तो छिन्न भिन्न मनुष्य हो सकता है। अगला प्रश्न, एक मधुर शब्द क्या कर सकता है? बताओ। एक मधुर शब्द दो रूठे मुंहों को मिला सकता है। बिल्कुल सही। कटु शब्द का परिणाम क्या होता है? कटु शब्द का परिणाम क्या होता है? दो मित्रों के मन में भी वैमनस्य पैदा कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। माधुर्य किसे कहेंगे? माधुर्य किसे कहते हैं? चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है वही माधुर्य है। क्या न्यूटन के तत्वाकर्षण से बढ़कर है? भाषा का आकर्षण। मैंने पूरा विस्तार से समझाया था। भाषा का आकर्षण जो होता है न्यूटन के तत्वाकर्षण से भी कहीं ज्यादा आकर्षण रखता है। प्रश्न इतने ही हैं, और भी प्रश्न बन सकते हैं। समय की पाबंदी थी इसलिए मैंने 11 ही प्रश्न बनाए हैं। और एक क्रियाकलाप करेंगे, एक्टिविटी करेंगे जो पर्यायवाची शब्द के ऊपर निर्भर है। पर्यायवाची शब्द होता क्या है पहले समझा देता हूं कि पर्यायवाची शब्द जो है वो समानार्थी शब्द है। समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे कुछ शब्द मैंने निकाला है, इसी अनुच्छेद में से हम लोग उसका समाधान करेंगे। पहला है मनुष्य। अब मनुष्य को हम और क्या कह सकते हैं? जो दूसरे नाम से पुकार सकते हैं वो है मानव, यानी कि मनुष्य का पर्यायवाची मानव है। दूसरा शब्द है चित्र। चित्र जो मैंने पहले दिखाया था, बहुत सारे चित्र मैंने दिखाया था। अब चित्र को तस्वीर भी कहते हैं या फोटो भी कहते हैं। अगला शब्द है पुस्तक। पुस्तक यानी कि किताब, किताब भी कहते हैं। मधुर यानी कि मीठा। कटु यानी कि कड़वा। और आनंद खुशी, जिस चीज से हमें आनंद मिलती है उसे खुशी भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगले भाग जो हम लोग अगली कक्षा में इसकी आलोचना करेंगे, तब तक के लिए